नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं पाषाण काल के बारे में। पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, अर्थात वह युग जिसमें पत्थर का व्यापक रूप से मानव जीवन में उपयोग होता रहा है, उसी युग को क्या कहा गया है? पाषाण काल कहा गया है। हालांकि पत्थर के साथ साथ मानव लकड़ी के औजार और हड्डी के औजारों का भी प्रयोग करता रहा है, लेकिन ये दोनों जो है कुछ समय बाद क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। लेकिन पत्थर के उपकरण वो आज भी खुदाई में मिलते हैं और इसीलिए उस युग को क्या कहा गया है? पाषाण काल कहा गया है। पाषाण काल का एक लंबा समय रहा है और इस लंबे समय को जब अध्ययन किया गया, खुदाई में बहुत जगह से अलग अलग साक्ष्य मिले हैं, तो पुरातत्ववेत्ताओं के सामने एक चुनौती खड़ी हो गई कि इनको कैसे क्रमिक रूप से रखा जाए। तो प्रारंभ में उन्होंने ऐसे पत्थरों के उपयोग की बात कही जो बेडौल हों, यानी कोई बनावट ना हो, और फिर धीरे धीरे उसमें एक क्रमिक पत्थरों के औजारों में डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाषाण काल के बारे में, यानी पत्थर के युग के बारे में। तो अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित कर दिया गया है, जिनमें से प्रथम है पुरा पाषाण काल, और इसका जो टाइम बताया गया है 6 लाख बीसी से 10,000 बीसी। और दूसरा है मध्य पाषाण काल, इसका समय है 10,000 बीसी से 4,000 बीसी। और तीसरा है उच्च पाषाण काल, या इसी को नवपाषाण काल कहा जाता है। नवपाषाण काल क्यों कहा जाता है, इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। और इसका समय जो है 4,000 बीसी से 1,000 बीसी माना गया है। दोस्तों, समय समय पर जलवायु परिवर्तन होता रहा है और उस जलवायु परिवर्तन जो है मानव के जीवन में एक दखलंदाजी होती रही है। इसलिए मानव जीवन अपने आप को इन्वायरमेंट के अनुसार ढालने का प्रयास किया, परिणाम स्वरूप उसकी जीवन शैली में भी परिवर्तन आया। तो पाषाण काल को जब हम 3 भागों में विभाजित करते हैं तो हम देखते हैं कि पूरा पाषाण काल का जो समय है 6 लाख बीसी से 10,000 बीसी, यानी एक लंबा टाइम ड्यूरेशन है। और जब इस दौरान की वस्तुएं बहुत सारी प्राप्त हो गई, जब बहुत सारी वस्तुएं प्राप्त हो गई, तो पुरातत्ववेत्ताओं के सामने फिर से एक चुनौती हो गई कि इनको कैसे क्रम से रखा जाए। तो परिणाम स्वरूप पूरा पाषाण काल को ही 3 भागों में विभाजित कर दिया। और इस पूरा पाषाण काल के 3 भाग हैं। पहला है निम्न पूरा पाषाण काल, इन तीनों में पूरा शब्द जुड़ा है, निम्न पूरा पाषाण काल। और बी है मध्य पूरा पाषाण काल, और सी है उच्च पूरा पाषाण काल। तो यहां हम देखेंगे कि जलवायु परिवर्तन के साथ साथ कैसे पत्थरों के उपयोग में बदलाव होता जाता है। तो अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे निम्न पूरा पाषाण काल के बारे में। तो निम्न पूरा पाषाण काल क्या है, इसके बारे में समझें। निम्न पूरा पाषाण काल का भी एक लंबा समय है। तो यहां पर 2 कल्चर दिखाई देती हैं, जिनमें से पहला है, यानी पाषाण उपकरणों के आधार पर इसको 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। नंबर 1 चापर चापिंग या पेबुल संस्कृति, और दूसरी है हैंडेक संस्कृति, या इसी को एशुलियान संस्कृति कहते हैं। अब पहले हम देखते हैं पेबुल क्या है। पेबुल, जैसे आप घरों के बनवाते समय जब ट्रक द्वारा मोरंग लाई जाती है, तो मोरंग में कुछ ऐसे गोल मटोल पत्थर आपको देखने को मिलते हैं। यही क्या कहलाते हैं? पेबुल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पेबुल कहलाते हैं। और इन्हीं पेबुल से क्या बनाए जाते हैं? चापर और चापिंग। तो जहां से ये पत्थर बड़ी मात्रा में मिले हैं, उन स्थलों को क्या कहा गया? पेबुल संस्कृत कहा गया। और जहां से चापर और चापिंग मिले हैं, उनको चापर चापिंग संस्कृत कहा गया। और हैंडेक्स, हैंडेक्स का मतलब है हाथ की कुल्हाड़ी, हाथ की कुल्हाड़ी। तो हाथ की कुल्हाड़ी आप ये देख सकते हैं, ये इसी को क्या कहा गया? हैंडेक्स कहा गया है। और हैंडेक्स को एसिलियन संस्कृति भी कहा गया है। तो पूछा जाता है पेबुल संस्कृति क्या है?
चापर चापिंग संस्कृत क्या है, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं चापर चापिंग संस्कृत के बारे में। चापर चापिंग या पेबुल संस्कृत, इसकी खोज 1928 में डीएन वाडिया ने की और इसी कारण उनको सोहन संस्कृत के पितामह कहा जाता है। अब सोहन संस्कृत कहाँ पे है, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सोहन संस्कृत के जो उपकरण हैं सर्वप्रथम पाकिस्तान के पंजाब के सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं। अब पाकिस्तान देखिएगा, ये पंजाब है, ये भारत है और ये पाकिस्तान है। तो जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो आधा पंजाब पाकिस्तान में चला गया और आधा पंजाब कहाँ हो गया, भारत में रह गया। तो जो भारत में था इसको पूर्वी पंजाब कहा जाता था, पूर्वी पंजाब, और जो पाकिस्तान में था इसको पश्चिमी पंजाब कहा गया। तो पश्चिमी पंजाब में के पास ही है, यहां पर सोहन नदी घाटी है और यहां से क्या मिले, पेबुल। पेबुल क्या है, वही पत्थर जो मोरंग के साथ आते हैं। तो जहां से बड़ी मात्रा में मिले हैं उन्हीं को क्या कहा गया, पेबुल संस्कृत कहा गया। यानी जो नदियों में गोल मटोल पत्थर पाए जाते हैं उसी को क्या कहा जाता है, पेबुल कहते हैं। जब पेबुल का एक फलक, यानी इसको एक फलक एक कर्च निकाल दिया जाए और निकाल कर क्या कर दिया जाए, धारदार बना दिया जाए, तो उसको क्या कहते हैं, चापर कहते हैं। और जब गोल मटोल के जो है दोनों तरफ धार बना दिया जाए तो उसको क्या कहेंगे, चापिंग कहेंगे। तो प्रश्न ये पूछा जाता है चापर चापिंग संस्कृत कहां पर डेवलप हुई, तो चापर चापिंग पाकिस्तान के पंजाब, पाकिस्तान के सोहन नदी घाटी में ये प्राप्त हुए थे। उसके बाद हम हैंडेक्स संस्कृत के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये भी निम्न पाषाण काल का स्थल है। तो हैंडेक्स मतलब हाथ की कुल्हाड़ी। तो इसके सर्वप्रथम उपकरण कहां से मिले, मद्रास से मिले। कहां से मिलते हैं, मद्रास से। तो मद्रास में एक स्थल है बदमदुरै और दूसरा है अतिरिक्त पक्कम से प्राप्त हुए हैं। तो प्रश्न ये पूछा जाता है, देखिएगा ये चेन्नई है और इसी का पहले क्या नाम था, मद्रास। तो मद्रास से क्या प्राप्त हुए हैं, हैंडेक्स, यानी हाथ की कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी। तो जो पीछे हमने अभी कुल्हाड़ी दिखाया था तो वो यही मद्रास से प्राप्त हुई है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि हैंडेक्स संस्कृत कहाँ पे डेवलप हुई, तो ये मद्रास से, और इसीलिए इसको मद्रासी संस्कृत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मद्रासी संस्कृत कहा जाता है। इसके अतिरिक्त क्लीवर भी और स्क्रेपर तथा क्रोड भी मिलते हैं। उसके बाद पूछा जाता है कि भाई भारत में कहां से इनका जीवाश्म मिलता है, तो निम्न पुरापाषाण काल का उपकरणों में एक नाम आता है अरुण सोनकिया। अरुण सोनकिया जो है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद, ये गुजरात वाला क्षेत्र है और गुजरात का क्षेत्र ऐसे करके है, ये क्षेत्र मध्य प्रदेश में आता है, इधर का ये भाग। तो जो नर्मदा नदी है यहां पर, इसी के उत्तर में औरंगाबाद पड़ेगा। कौन सा, औरंगाबाद। तो ये औरंगाबाद में क्या है, यहां पर मानव का कपाल मिला हुआ है, और जो मिला हुआ है वो कहां से, हथनौरा। ये आपका पीसीएस में प्रश्न पूछा गया है कि हथनौरा कहां है, तो हथनौरा मध्य प्रदेश में है। और किस जिले में है,
होशंगाबाद जिले में पड़ेगा। और यहाँ से क्या मिला है? मानव का कपाल यानी खोपड़ी मिली है, अर्थात मानव का कहाँ से जीवाश्म मिला है? हथनौरा से। एवं हाथी के जीवाश्म, दो चीजें यहां से मिली हैं, मानव का कपाल और हाथियों के जीवाश्म। कहां से? हथनौरा से प्राप्त हुए हैं। तो हाथियों के जीवाश्म को स्टेगोडैन गणेशा यानी गणेश और एलिफास हिसुड्रिकस कहा गया है। ये देखिएगा, ये मध्य प्रदेश का वही हथनौरा वाला क्षेत्र है जहां से खुदाई में मानव का जीवाश्म और हाथी का जीवाश्म मिला है। जीवाश्म का मतलब होता है जीवों का अंश, यानी मानव का कपाल मिला है होशंगाबाद से, और हाथियों का जीवाश्म यहाँ से मिला है, जिसे क्या कहा गया है? स्टेगोडैन गणेश और एलिफॉस हिसुड्रिकस कहा गया है। लेकिन निम्न पुरापाषाण काल में मानव किस पत्थर का उपयोग करता था? यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है। तो निम्न पुरापाषाण काल में मानव क्वार्टजाइट पत्थर का उपयोग करता था। तो क्वार्टजाइट एक विशेष तरीके का पत्थर है। उसके बाद हम लोग मध्य पुरापाषाण काल के बारे में देखते हैं। अब मध्य पुरापाषाण काल के बारे में जाहिर सी बात है कि जलवायु में परिवर्तन हुआ होगा, और जब जलवायु में परिवर्तन हुआ तो मानव को अपने आप को जीवित रखने के लिए आवश्यकता पड़ती है कि वो भी परिवर्तन करे, और जब वो भी परिवर्तन करेगा तो उसकी जीवन शैली में क्या हो जाएगा? परिवर्तन आ जाएगा। हो सकता है कि जलवायु परिवर्तन के कारण जंगल सूखे होंगे, पशुओं की कमी हुई होगी, यह हो सकता है बर्फ से ढक गया हो। तो ऐसी स्थिति में अब पक्षियों को भी मार के खाना, यानी अब उनके उपकरणों में क्या हो जाएगा? बदलाव। तो जलवायु परिवर्तन के क्या कारण हो जाता है? वस्तुओं के उपयोग में परिवर्तन होता है। वस्तुओं के उपयोग में परिवर्तन हो जाता है, और जब परिवर्तन होगा तो जाहिर सी बात है वो कल्चर हमें दिखाई पड़ेगी कि प्रारंभ में भारी भरकम पत्थर का उपयोग किया जाता था, लेकिन अब क्या हो गया? छोटे पत्थरों का उपयोग बढ़ गया। और जब देखिएगा, निम्न पुरापाषाण काल में क्वार्टजाइट पत्थर का उपयोग होता था, लेकिन अब मध्य पुरापाषाण काल में जलवायु परिवर्तन के कारण पत्थर के उपयोग में बदलाव हो जाएगा। अब मानो क्वार्टजाइट के स्थान पर चर्ट, जेप्सन और फ्लिंट जैसे पत्थरों का उपयोग करेगा। तो ये आपको चर्ट दिखाई पड़ रहा है, जेस्पर, ये लाल जेस्पर है, एक तरीके का पत्थर है, और फ्लिंट कुछ ऐसे धारदार बनाए गए हैं। फ्लिंट का जो उपयोग है वो आग जलाने के लिए भी होता रहा है। और इन औजारों से, इन पत्थरों से क्या है? फलक यानी धारदार, आधा करके छील दिया, आधा पत्थर बना दिया खाल निकालने के लिए, पेड़ों की छाल निकालने के लिए, जानवरों की खाल निकालने के लिए, बेधनी यानी छेद करने के लिए, छेदनी। तो ऐसे जो उपकरण हैं उनका उपयोगों में क्या हो गया? बदलाव हो गया। तो आप देखते हैं कि प्रारंभ में मानव जो है बेडौल पत्थरों का उपयोग करता रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे उसके पत्थरों में क्या हो गया? बदलाव आ गया। खुरचनी, तो फलक, बेधनी, छेदनी, खुरचनी, ये उपकरण आप मानव के हाथ में आ गए। कब? मध्य पुरापाषाण काल में। और इनके एक भाग को तराश के अलग कर दिया जाता था, और इसीलिए इसे फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि फलक संस्कृति किस काल में डेवलप हुई? तो फलक संस्कृति मध्य पुरापाषाण काल में डेवलप हुई। तो पश्चिमी संस्कृति, और जब हिंदुस्तान में, भारत में फलक संस्कृति का डेवलप हुई, ठीक उसी समय पश्चिमी यानी यूरोप में क्या हो गई? मुस्तारियन संस्कृति का जन्म हुआ। यानी फलक संस्कृति इक्वल
किसको हम रख सकते हैं? मुस्तारियन, यानी हिंदुस्तान में जब फलक संस्कृत डेवलप हुई तो यूरोप में कौन सी संस्कृत डेवलप हुई? उसको मुस्तारियन, यानी दोनों समकालीन थे, ये भी कहा जा सकता है। फलक संस्कृत में खुरचनी, इनमें से एक ब्लेड होता था जिसका किनारा धारदार होता था, बिल्कुल एकदम धार, बारीक से बारीक कटाई के लिए उपयोग किया जाता था। इसका उपयोग पेड़ों की छाल निकालने के लिए, किसका? खुरचनी का। जानवरों के बाल निकालने के लिए बिधनी का उपयोग क्या था? इसका दोनों सिरा क्या कर दिया जाता था? घिसाई कर दिया जाता था, बिधनी यानी नुकीला बना दिया जाता था। इधर का भी यानी ये भी नुकीला और ये भी नुकीला करके नुकीला बना दिया जाता था, जिससे आगे का भाग नुकीला एवं पतला बनाया जाता था। उसके बाद हम बात करते हैं तक्षणी यानी ब्यूरिन के बारे में। ब्यूरिन एक तरीके की ब्लेड होती है, ब्लेड समान के समान होता है और इसके किनारे दोनों तलों के मिलने से बनता है। और तक्षणी है, इसका काम वाले हिस्से की लंबाई 2 से 3 अधिक नहीं होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि इनका उपयोग क्या है? मुलायम पत्थर, हड्डियों और क्रोड और गुफाओं की इन चीज़ों में क्या करने के लिए? नक्काशी करने के लिए। नक्काशी मतलब खोदना, जैसे दीवार में कोई डिज़ाइन बना दिया जाए, खोद के पत्थरों में खोद के डिज़ाइन बना दिया जाए, उसे क्या कहते हैं? नक्काशी कहते हैं। तो इन ब्लेडों का उपयोग किस में किया जाता था? मुलायम पत्थरों में खुदाई करके। जैसे आप देख सकते हैं कि ये अलग अलग करके क्या करके चित्र बनाए गए हैं, चित्र ऐसे करके बना दिए गए हैं। कि ये जानवर है, भाग रहा है और इधर से किसी मानव द्वारा शिकार करते हुए दिखा दिया गया। तो इस तरीके का जो चित्र है वो कहां पर? गुफाओं में देखने को मिलता है। तो मध्यपुरा पाषाण कालीन स्थल जो है 1954 से पहले मध्यपुरा पाषाण काल का कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। उसके बाद 1954 में HD संकालिया का नाम आता है और इन्होंने महाराष्ट्र के प्रवरा नदी में स्थित निवासा में इन औजारों को प्राप्त किया। इस स्थल को मध्यपुरा पाषाण काल कहा जाता है। देखिएगा, मध्य हर जगह, ये पूरा शब्द हर जगह जुड़ा हुआ है और इसी को निवासा उद्योग की संज्ञा दी गई है। तो प्रश्न पूछा जाता है निवासा उद्योग कहाँ डेवलप हुआ? तो महाराष्ट्र में डेवलप हुआ। और किस काल से है संबंधित है? तो ये मध्यपुरा पाषाण काल से संबंधित है। तो इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। निवासा से ही सर्वप्रथम आगेट, आगेट क्या है? एक तरीके से पत्थर है। जैस्पर अभी पीछे दिखाया था, चलसेडनी, खुरचनी, यानी तरह तरह के पत्थर कहाँ से मिलते हैं? महाराष्ट्र के प्रवरा नदी के पास निवासा से। और निवासा का चिरखी से संबंधित है। आगे हम देखते हैं उच्च पुरा पाषाण काल के बारे में, यानी प्रारंभिक 2 निम्न पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं उच्च पुरा पाषाण काल। इस काल में आर्द्रता में कमी आई, यानी जो बर्फ ढकी हुई थी उसमें क्या हो गई? कमी आई। और जब कमी आई तो विश्व स्तर में 2 विशेष चेंजेज हुए। कौन कौन से? चकमक की स्थापना। चकमक एक तरीके से पत्थर होता है, उसको तोड़ के बहुत बारीक सी ब्लेड बना देना, ठीक है ना। और आग का इस्तेमाल करना, आग जलाना। कहा जाता है कि माचिस के प्रयोग से पहले आग जलाने के लिए फ्लिंट पत्थर का उपयोग किया जाता था। तो चकमक उद्योग जो है फ्लिंट पत्थर के रूप में भी जाना जाता है। और आधुनिक मानव यानी होमो सैपियंस का क्या हो गया? उद्भव हो गया इसी दौरान। और इसी कारण उच्च पुरा पाषाण काल को श्रेष्ठ पाषाण काल भी कहा जाता है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है, श्रेष्ठ पाषाण काल किसे कहा जाता है? इसकी समयावधि
1000 BC से 10,000 BC मानी जाती है। प्रारंभ में ऐसा माना जाता है कि भारत में उच्च पुरापाषाण काल का कोई स्थल नहीं था, लेकिन बाद में कई स्थल ऐसे प्राप्त होते हैं। तो ये कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, ये प्रश्न पूछा जाता है। इनमें से पहला नाम आता है इलाहाबाद का बेलन घाटी। सबसे पहले भारत में उच्च पुरापाषाण काल का मिला है। अब देखिए, बेलन घाटी के एक लोहंदा नाला है। कौन सा? लोहंदा नाला इलाहाबाद के पास है, और यहां से एक मातृ देवी की मूर्ति मिली हुई है। ये क्या है? मातृ देवी की मूर्ति। और ये किसकी बनी हुई है? हड्डी की बनी हुई है। तो प्रश्न पूछा जाता है, हड्डी निर्मित मूर्ति कहां से मिली है? तो वो इलाहाबाद के बेलन घाटी के लोहंदा नाले से प्राप्त हुए हैं। तो ये हड्डी के बने हुए उपकरण, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुछ और छूट रहा है साक्ष्य में। इस काल में तक्षणी या गिरमिट, जिसको हम ब्यूरिन कहते हैं, का विशेष महत्व था। तो पूछा जाता है तक्षणी या ब्यूरिन युग कौन सा है? तो ब्यूरिन युग जो है उच्च पुरापाषाण काल को ही कहा जाता है। इस काल को ब्लेड प्रधान भी कहा गया। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि उच्च पुरापाषाण किस काल में ब्लेड नुमा पत्थर तैयार किए गए, बिल्कुल एकदम धारदार, ठीक है ना, जैसे ब्लेड। तो वो युग था उच्च पुरापाषाण काल। और ये तो मिला ही बेलन घाटी के लोहंदा नाले से दुनिया का सबसे प्राचीनतम अस्थि, या अस्थि मतलब हड्डी निर्मित मूर्ति प्राप्त हुई है, जो कि ये आपको दिखाई दे रहे हैं। और इसी तरह हड्डी के उपकरण कुरनूल तथा मुंजलता लत्ता से मिले हैं। तक्षणी और ब्यूरिन की अधिक संख्या में आंध्र प्रदेश का मुचलता चिंतामणि मनुगावी गुफा, ये देखिएगा, ये असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था, असिस्टेंट प्रोफेसर में तो पूछा गया था मुचतल चिंतामावी गुफा कहां पर स्थित है? तो ये कहां पर था? आंध्र प्रदेश में। इसके साथ साथ बांदा की केन नदी के समीप भी उच्च पुरापाषाण कालीन वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। बेलन घाटी के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल, यानी तीनों युगों की जानकारी मिलती है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि बेलन घाटी से पुरापाषाण काल के तीनों युगों की क्रमिक जानकारी मिलती है। कौन कौन से तीन युग? एक उच्च पुरापाषाण काल, दूसरा मध्य पुरापाषाण काल और तीसरा नवपाषाण काल। और उच्च पुरापाषाण काल के दो स्थल और हैं, यूपी में बेलन घाटी और मध्य प्रदेश का भीम बेटका या भीम बैठका भी कहा जाता है। तो उच्च पुरापाषाण काल के स्थल बेलन घाटी और मध्य प्रदेश का भीम बेटका भी आता है। उसके साथ साथ मध्य प्रदेश में भी कई स्थल हैं। मध्य प्रदेश में बबुरी, रामपुर, झारखंड में सिंहभूमि, महाराष्ट्र में पटने या पटने के भी जाना जाता है, इनाम गांव, ये सारे के सारे उच्च पुरापाषाण कालीन स्थल हैं। रॉबर्ट ब्रूसफुट का इसी में नाम आता है। और रॉबर्ट ब्रूसफुट आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले के विलासपुर गांव से भारत का प्राचीनतम चूल्हे के अवशेष प्राप्त कर लिया। इसका मतलब क्या है? लोग चूल्हा के इस्तेमाल करते रहे होंगे, चूल्हे का। और गुफाओं में नर बलि के भी क्या करते हैं? प्रमाण मिलते हैं। पुरापाषाण काल में मानव जीवन पूर्णतः किस पर आधारित था? प्रकृति पर आधारित था, अर्थात कंदमूल जीवन पर निर्भर करता था। और अग्नि की खोज, शिकार करना इसी काल में
हुआ, इस काल में मानव उत्पादक नहीं बन सका, केवल उपभोक्ता के रूप में वो बना रहा। तो इस तरीके से विस्तृत जानकारी आपको पूरा पाषाण काल की समाप्त हुई। अब अगली क्लास में हम लोग मध्य पाषाण काल के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू।